तो आज हम फिर से और एक बार जुड़ चुके हैं आपके साथ और एक नई वीडियो में। BEE द मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट प्रोबेबल गेम क्वेश्चंस इन वाइवा। तो आप मेरे चैनल सेल्फ स्टडी को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पहले देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल गेम क्वेश्चंस इन DC सर्किट। पहले हम लोग DC सर्किट का सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं वाइवा क्वेश्चन में। फिर AC सर्किट पे जाएंगे जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है 3 फेज AC सर्किट। तो चलो फिर देखते हैं। हाँ, तो जैसे कि हम लोग ने बोला था फर्स्ट चैप्टर का हम लोग पहले DC चालू करेंगे। तो DC में हम लोग को पूछ सकते हैं डेफिनेशन। तो पहले डेफिनेशन से चालू करते हैं। करंट का डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो करंट का डेफिनेशन जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं 9th 10th ऐसा। तो करंट का डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। मतलब जो चार्ज जो फ्लो करता है, मतलब जिस स्पीड से फ्लो करता है उसे कहते हैं करंट। मतलब कितने क्वांटिटी में फ्लो कर रहा है वो सब। उसके बाद है KVL। KVL क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वो लोग फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इसलिए फुल फॉर्म भी याद रखिए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसका डेफिनेशन है द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ लूप इज इक्वल टू 0। मतलब जैसे कि अभी हम लोग को एक लूप है, एक ये लूप है, समझो मैंने 2 लूप बनाया है, ठीक है। तो ये 2 लूप है। तो इसमें अभी हम लोग का जो करंट है द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ लूप, मतलब ये जो लूप में जो वोल्टेज रहेगा उसे कहते हैं KVL। और वो इक्वल्स टू 0 रहेगा। जब हम लोग KVL अप्लाई करते हैं तो उसको इक्वल्स टू 0 में लेते हैं। और जो KCL रहता है किरचॉफ्स करंट लॉ, उसका रहता है जो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट नोड और जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि यहाँ नोड बन रहा है। नोड मतलब क्या होता है? टी जंक्शन होता है, मतलब जहाँ 2 या फिर 2 से ज़्यादा ब्रांचेस जुड़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ 2 ब्रांचेस जुड़ रहे, तो ये T सेक्शन हो गया। अभी आप लोग बोलोगे ये भी T सेक्शन है, पर ये T नहीं है, ये नोड नहीं है, ये आगे जॉइन नहीं है ना, तो ये नोड नहीं, इसको नोड कंसीडर करेंगे हम लोग। तो ये नोड है, ठीक है। इसमें ये साइड भी करंट जाएगा, ये साइड भी जाएगा और ये साइड भी जाएगा, ठीक है। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, जो हम लोग करंट पास करते हैं, हम लोग सम सॉल्व करने के लिए जब ये KVL लगाते हैं, तो KVL लगाते समय हम लोग लूप के अंदर का करंट सब मेजर करते हैं और इक्वल्स टू 0 करते हैं। वैसे ही जब नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो उसमें हम लोग जो करंट सब लेते हैं उसके बाद उसको इक्वल्स टू 0 करते हैं। जैसे एक बार ये वाला करंट लेंगे, ये लाइन में कौन सा करंट जा रहा है, फिर दूसरा ये लाइन में कौन सा करंट जा रहा है, फिर ये लाइन में कौन सा करंट जा रहा है, ऐसा लेके फिर इक्वल्स टू में 0 लेते हैं। तो ये हो गया KCL। थर्ड हम लोग का आता है नोड। व्हाट इज नोड? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर ब्रांचेस इज कॉल्ड एज नोड। और जंक्शन, मतलब उसको नोड भी बोलते हैं, जंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका दोनों नाम है। तो इसका डायग्राम ऐसा कुछ होता है, T सेक्शन। और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस। फर्स्ट, वोल्टेज सोर्स। इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट वोल्टेज टू द सर्किट। मतलब ये हम लोग का सिंबल है, इसके साथ जो भी सर्किट ज्वाइन रहेगा उसमें वो वोल्टेज कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करते रहेगा इक्वल अमाउंट में। वैसे ही करंट सोर्स का रहता है इट प्रोवाइड्स करंट सोर्स टू द सर्किट। मतलब जिधर ये करंट सोर्स रहेगा, जिधर ये वाला सिंबल रहेगा, तो ये कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो करेगा। जो सर्किट के साथ ये जुड़ा रहेगा उसमें कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो करता रहेगा, तो इसे कहते हैं करंट सोर्स। अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज रेजिस्टर। सीरीज रेजिस्टर मतलब क्या होता है? इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज कांस्टेंट, मतलब जब कोई सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो कांस्टेंट है,
current flowing through the circuit is constant, then those resistors are said to be connected in series. मतलब अगर ऐसा ये है लूप है, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये भी करंट जा रहा है, ये भी करंट जा रहा है, हर जगह करंट इक्वल अमाउंट में पहुँच रहा है, तो इसे कहेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। मतलब अगर एक रेजिस्टर इधर है, एक रेजिस्टर इधर है, तो ये रेजिस्टर में भी सेम अमाउंट का करंट जा रहा है, ये रेजिस्टर में भी सेम अमाउंट का करंट जा रहा है, तो इसलिए इसको भी इसलिए ये और ये आपस में सीरीज है, ठीक है। और सीरीज के लिए हम लोग VDR यूज़ करते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। अगर हम लोग को Vx फाइंड करना है, फॉर सपोज Vx फाइंड करना है, तो हम लोग को वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, मतलब VDR, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो उसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टर अक्रॉस विच Vx इज टू बी फाउंड। मतलब जिसमें से हम लोग को Vx निकालना है, जिधर हम लोग को वोल्टेज निकालना है जिस सर्किट में से, तो उसका ऊपर लिखेंगे और नीचे सम ऑफ ऑल रेजिस्टर्स, मतलब जितना भी रेजिस्टर है सबका एडिशन लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, वो सर्किट में टोटल वोल्टेज जो रहेगा वो लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। अभी चलते हैं हम लोग पैरेलल रेजिस्टर की तरफ। इफ अ स्टार्टिंग टर्मिनल एंड एंड टर्मिनल ऑफ मोर देन वन रेजिस्टर इज सेम, मतलब अगर जिसका ऐसा है, ये सर्किट है, ठीक है, इसका स्टार्टिंग टर्मिनल यहाँ A है, यहाँ B है, इसका स्टार्टिंग टर्मिनल और एंड टर्मिनल दोनों का सेम होगा, तो उसे कहेंगे पैरेलल रेजिस्टर। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टार्टिंग टर्मिनल A है, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी स्टार्टिंग टर्मिनल A है, यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ B है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ भी B है, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल रेजिस्टर। अगर इसमें उससे भी ज़्यादा ज्वाइन करो, कितना भी ज्वाइन करो, खाली स्टार्टिंग और एंड टर्मिनल सेम होना चाहिए। अभी देखो इसमें भी A स्टार्टिंग है, B एंड है, तो ये भी पैरेलल हो गया। तो वही बोला है, इफ स्टार्टिंग टर्मिनल एंड एंड टर्मिनल ऑफ मोर देन वन सर्किट इज सेम, दोस रेजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी हम लोग CDR देखते हैं, करंट डिवीजन रूल। उसमें हम लोग Ix फाइंड करेंगे, उसमें हम लोग को वोल्टेज फाइंड करना रहता था, वोल्टेज डिवीजन रूल में हम लोग को वोल्टेज फाइंड करना था। अभी हम लोग को इधर करंट फाइंड करना है कोई भी एक रेजिस्टर में। तो जैसे कि Ix फाइंड करना है, तो Ix के ऑपोजिट वाला जो रेजिस्टर रहेगा, Ix जिसमें फाइंड करना है उसके ऑपोजिट में जो रेजिस्टर रहेगा, ऐसा है, ये Ix है, ठीक है, ये Ix है, तो पहले इसके ऑपोजिट वाला रेजिस्टर का हम लोग वैल्यू लिखेंगे ऊपर, फिर उसके बाद सम ऑफ पैरेलल रेजिस्टर, मतलब इसका भी वैल्यू लिखेंगे, साथ साथ इसका भी वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, तो ऐसा हम लोग का आ जाएगा Ix। तो अभी आगे चलते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर। जैसे कि हम लोग का थ्योरम दिख रहा है, इट स्टेट्स दैट अ लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन सोर्सेस, a linear network containing more than one sources, then the resultant voltage or current flowing through a desired resistor। मतलब अगर हम लोग का एक लीनियर नेटवर्क है, मतलब एक सीधा नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क जो है वो एकदम सीधा है, कंटेनिंग मोर देन वन सोर्सेस, मतलब उसमें मोर देन वन सोर्सेस हो, मतलब जिसमें वोल्टेज सोर्स भी हो, जिसमें करंट सोर्स भी हो, more than one sources, then the resultant voltage or current flowing through the desired resistor, मतलब वो जो रेजिस्टर में से वो जो रेजिस्टर है, द रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट फ्लोइंग थ्रू द डिजायर्ड रेजिस्टर, मतलब उसमें से जो वोल्टेज फ्लो करेगा, जो करंट फ्लो करेगा रिजल्टेंट, वो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट और वोल्टेज ड्यू टू ईच सोर्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब वो जो एक सोर्स में जो रहेगा वो अपने आप से एक इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा, मतलब वो एक सोर्स में भी उतना ही रहेगा करंट जो वो फ्लो करेगा वो सर्किट में। जैसे कि हम लोग इधर सर्किट बनाए एम्पियर का, अगर ये फ्लो करेगा तो इसके सीरीज में जो भी रेजिस्टर रहेगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा, तो जो करंट ये फ्लो कर रहा है वही सेम करंट इधर भी आएगा,
मतलब पूरे सर्किट में वही करंट रहेगा जो इधर करंट रहेगा, तो वही दिया है। इट स्टेट्स दैट अ लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन सोर्सेज देन द रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट flowing through a desired resistor is algebraic sum of all the current or voltage due to each source acting independently flowing through it। मतलब उसमें से जो फ्लो कर रहा है वो सेम होगा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट थियरम है थेवेनिन्स थियरम, जो कि बहुत बार पूछ चुका है आज तक हम लोग का वाइवा क्वेश्चन में। तो ये वेरी 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 जितना वेरी लिखो उतना कम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। It states that a linear network between any 2 points can be replaced by an equivalent voltage source। और इसमें जो वोल्टेज सोर्स का जो हम लोग नाम देंगे वो VTH होता है। TH मतलब थेवेनिन्स, और जो रेजिस्टर को नाम देंगे वो RTH होता है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो। इट स्टेट्स दैट अ लीनियर नेटवर्क, मतलब जो एक लीनियर नेटवर्क रहेगा, जैसे कि यहाँ दिया हुआ डायग्राम में एक लीनियर नेटवर्क है, उसमें एक वोल्टेज सोर्स जॉइन है VTH और एक ये रेजिस्टेंस जॉइन है। क्या जॉइन है? रेजिस्टेंस जॉइन है, तो उसका नाम है RTH। अ लीनियर नेटवर्क बिटवीन एनी 2 पॉइंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स VTH एंड एन इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस RTH। मतलब वोल्टेज के साथ सीरीज में आएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ, तो एक ये और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये चैप्टर में जितने भी थियरम्स है सारे अच्छे से करके जाओ, कोई भी थियरम से क्वेश्चन आ सकता है वाइवा के लिए, और साथ साथ आपके थियरी पेपर में भी आ सकता है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम MPT। इट स्टेट्स दैट अ लीनियर नेटवर्क मैक्सिमम पावर ट्रांसफर विल गेट फ्रॉम सोर्स साइड, मतलब जो सोर्स साइड है RS इनपुट साइड, ठीक है, वो ट्रांसफ़र फ्रॉम सोर्स साइड टू लोड साइड, मतलब आउटपुट साइड पे, मतलब RL साइड पे। इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब जब ही होगा जब लोड रेजिस्टर RL इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टर RS, मतलब जब RL RS से इक्वल होगा तभी ये जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सोर्स साइड से लोड साइड तभी होगा जब RL इज इक्वल टू RS। और यही MPT बोलता है, अकॉर्डिंग टू MPT RL इज ऑलवेज इक्वल टू RS। तो RS को हम लोग RTH भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा सेम टू सेम थेवेनिन्स की तरह है RTH, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट थियरम की तरफ चलते। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट थियरम है नॉर्टन्स थियरम। नॉर्टन्स थियरम एकदम सेम है थेवेनिन्स थियरम से, खाली उसमें थोड़ा जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया है। जैसे कि यहाँ दिया है, इट स्टेट्स दैट अ लीनियर नेटवर्क बिटवीन एनी 2 पॉइंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट, यहाँ तक पूरा सेम है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स IN एंड एन इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस RN। और हम लोग का थेवेनिन्स में क्या था, एक और बार रिवाइज करते हैं। इट स्टेट्स दैट अ लीनियर नेटवर्क बिटवीन एनी 2 पॉइंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स VTH एंड एन इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस RTH। तो वैसे सेम है, इट स्टेट्स दैट अ लीनियर नेटवर्क बिटवीन एनी 2 पॉइंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स IN, क्योंकि करंट के पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है और वोल्टेज के सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि करंट के अगर सीरीज में रेजिस्टेंस होगा तो वो तो ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए करंट के पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। इक्विवेलेंट करंट सोर्स IN एंड एन इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस RN। तो यहाँ दिया हुआ है करंट सोर्स IN से और पैरेलल रेजिस्टेंस RN। ये जो भी सर्किट में दिखा रहा हूँ ये सब याद करके रखना, हो सकता है उन लोग आपको ड्राइंग करने को भी बोल दे सर्किट डायग्राम। तो अभी तक हम लोग ने इतने सारे 4 फार्मूलाज देख चुके हैं, तो आप लोग वीडियो रिवाइंड करके या फिर कुछ भी करके आप लोग एक और बार ये वीडियो देखिए और ये वाले थ्योरम्स अच्छे से याद कर लीजिए। ये वाले थ्योरम्स में से कोई एक या फिर कोई भी 2 टीचर्स का जो एक्सटर्नल आएगा उसके ऊपर है, वो कितना भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सारे थ्योरम्स अच्छे से याद कर लीजिए। तो अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, AC सर्किट। हाँ, तो हम लोग आ गए नेक्स्ट चैप्टर AC सर्किट पे।
एसी सर्किट पे पहले हम लोग को डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, तो हम लोग पहले डेफिनेशन से चालू करते हैं। छोटे छोटे डेफिनेशन है, कुछ 7-8 डेफिनेशन है, तो उसको याद कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग, जो उसमें चीज़ रहेंगे, फार्मूलास रहेंगे, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो अभी पहला है एसी सिग्नल। एसी सिग्नल क्या होता है? द सिग्नल हुज एम्पलीट्यूड विल गो ऑन ऑल्टरनेटिंग चेंजिंग एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एसी सिग्नल। मतलब जैसे कि हर एक इंस्टेंट पे इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ कुछ और वैल्यू है, यहाँ कुछ और वैल्यू है, यहाँ कुछ और है, और यहाँ कुछ और है, और यहाँ जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। फिर यहाँ से फिर डिक्रीज होती है, और ये फिर यहाँ से इंक्रीज होती है नेगेटिव साइड में। तो यहाँ नेगेटिव में जो साइड रहेगी वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगी। तो ऐसे इंक्रीज होती है हमारा वेव। द सिग्नल हुज एम्पलीट्यूड विल गो ऑन ऑल्टरनेटिंग चेंजिंग, मतलब चेंज होते रहता है हर एक इंस्टेंट पे, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एसी सिग्नल। तो ये है हमारा फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में क्या बोला है? तो यहाँ जैसे कि दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम रेफरेंस जीरो लाइन इज एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। मतलब यहाँ जीरो जो लाइन है, ये अपना जीरो लाइन है, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री है। तो यहाँ से जितना मैक्सिमम वो डिस्टेंस कवर किया है अपवर्ड साइड पे, ये वाला वैल्यू, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा। और जो नेगेटिव साइड पे कवर करेगा, ये नेगेटिव साइड पे हायर एम्पलीट्यूड रहेगा। ठीक है, और एम्पलीट्यूड को हम लोग हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं क्योंकि वो मॉड में रहता है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। मतलब पर सेकेंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, मतलब जैसे इतने सिग्नल्स कंप्लीट हो रहे हैं, 4 सिग्नल कंप्लीट हो रहे हैं, 5 सिग्नल कंप्लीट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ सिग्नल साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकेंड में जितने भी साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं तो उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखते हैं सेकेंड या फिर हर्ट्स में, ज़्यादा करके हर्ट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगल कवर्ड बाय द सिग्नल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगल कवर्ड बाय द सिग्नल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे एक सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा, ये 180 है, ये 270 है, और ये 360 है। ठीक है, यहाँ पे जो 90 डिग्री है, यहाँ पे है 270 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कवर्ड बाय द सिग्नल इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो जितना भी ये एंगल कवर कर रहा है, जैसे यहाँ 10 है, 20 है, मतलब आप कुछ भी समझ लीजिए, 10, 20, 30, यहाँ 90 आ रहा है। ठीक है, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी उन लोग पूछ सकते हैं ओमेगा का। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग रेडियन पर सेकंड में लिखते हैं, उसका यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी का। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने को उसको जितना टाइम लगता है, ये पूरा एक साइकिल है, 360 डिग्री का एक साइकिल है, तो ये साइकिल कंप्लीट करने को उसको जितना टाइम लगता है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड, और उसका यूनिट है सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है फेज। एंगल बिटवीन ओरिजिन एंड स्टार्ट ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड एज फेज ऑफ एंगल। मतलब जिधर से वो स्टार्ट हो रहा है और उसका ओरिजिन का एंगल, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे फेस एंगल। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल दिया हुआ है पाई/4,
ये हम लोग का है फेस एंगल, ठीक है। तो फेस एंगल π/4 रेडियन में दिया हुआ है। π/4 को हम लोग 45 डिग्री लिख सकते हैं डिग्री मोड में। जब कैलसी डिग्री मोड में रहेगा तो हम लोग डिग्री मोड में सॉल्व करने के लिए 45 डिग्री लिखते हैं। हाँ, तो जैसे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन लोग पूछ सकते हैं सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के कितने फॉर्म है। तो हम लोग के पास सिग्नल रिप्रेजेंट करने के लिए 3 फॉर्म है। पहला है वेव फॉर्म, सेकेंड है मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म या फिर उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर्म, थर्ड है फेजर फॉर्म, ठीक है। तो वेव फॉर्म में आता है, हम लोग वेव फॉर्म में क्या बनाते हैं, जो हम लोग को एम्पलीट्यूड दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, वेव बनाते हैं, ठीक है। और हम लोग का सेकेंड फॉर्म कौन सा है, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म। मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म कैसे लिखते हैं, राइटिंग मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म ऑफ द सिग्नल इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म। मतलब v इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी प्लस 0। जैसे कि यहाँ Vm की जगह 50 दिया हुआ है। Vm मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, Vm मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैंने जैसे बताया एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो उसका हाईएस्ट वैल्यू होता है। तो यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, 50 है, तो यहाँ 50 लिखा हुआ है। और ये साइनोसॉइडल सिग्नल है तो यहाँ साइन दिया हुआ है। ओमेगा टी मतलब यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर टाइम, और यहाँ पर फेज एंगल, ठीक है। फेजर फॉर्म दिखाने के लिए, फेजर इज अ लाइन, फेजर का हम लोग को डेफिनेशन पूछ सकते हैं, फेजर क्या होता है। फेजर इज अ लाइन विच रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन whose length or magnitude is RMS value of the signal। समझे आप लोग। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है फेजर फॉर्म क्या होता है, फेजर इज अ लाइन विच रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जो फेजर रहता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। अ फेजर इज अ लाइन विच रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुज लेंथ और मैग्नीट्यूड इज RMS वैल्यू ऑफ द सिग्नल। RMS वैल्यू ऑफ द सिग्नल, RMS वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल क्या होता है, VRMS। मतलब जो उसका हम लोग को अगर उसका RMS वैल्यू निकालना है तो Vm डिवाइड बाय √2 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसका RMS वैल्यू निकालना है तो Vm डिवाइड बाय √2। Vm क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो 50 डिवाइड बाय √2। ये मैं आपको खाली बता रहा हूँ, वाइवा में ये सब नहीं पूछेंगे। तो VRMS मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन √2। ये हो गया हम लोग का VRMS। RMS वैल्यू कैसे निकालने का वो, तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, RMS वैल्यू निकालना सीखे थे। तो RMS वैल्यू के बाद RMS वैल्यू क्या होता है और एवरेज वैल्यू क्या होता है AC सिग्नल का। तो यहाँ की जैसे दिया हुआ है RMS वैल्यू का, तो RMS वैल्यू क्या होता है, द अमाउंट ऑफ DC करंट, द अमाउंट ऑफ DC करंट विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल फॉर टाइम t। मतलब जब DC करंट फ्लो करता है एक कॉइल में से फॉर t सेकेंड में, मतलब फॉर टाइम t में, प्रोड्यूसेस द सेम हीट एज दैट ऑफ द AC करंट। मतलब उतना हीट प्रोड्यूस करता है जितना AC करंट फ्लो होने में टाइम लेता है, थ्रू द सेम कॉइल फॉर द सेम टाइम, देन अमाउंट ऑफ DC करंट इज कॉल्ड एज RMS वैल्यू ऑफ AC करंट। मतलब उसी को बोलते हैं RMS वैल्यू ऑफ AC करंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया DC करंट जब एक कॉइल से पास करते हैं हम लोग, कॉइल क्या होता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर का पेयर, ठीक है। इसे पूरा कॉइल बोलते हैं। ये कॉइल हो गया। ये कॉइल में से जब हम लोग DC करंट पास करते हैं 40 सेकेंड के लिए, और सेम फिर हम लोग AC करंट पास करते हैं सेम कॉइल में से 40 सेकेंड, तो दोनों सेम हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए DC करंट को हम लोग बुला सकते हैं RMS वैल्यू ऑफ AC करंट, ठीक है। उसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, IRMS and VRMS। IRMS equals to √√ of 1/T2 - T1
इंटीग्रेशन ऑफ T1 to T2 आई स्क्वायर dt। उन लोग ये फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। वी आर एम एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन ऑफ T1 to T2 वी स्क्वायर dt। इधर आई स्क्वायर है क्योंकि इधर करंट है, और यहाँ वी है तो यहाँ वी स्क्वायर है क्योंकि यहाँ वोल्टेज कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अभी एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है, जैसे कि देख रहा है द मीन ऑफ एसी सिग्नल ओवर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल। मतलब जो उसका मीन वैल्यू होगा एसी सिग्नल का, जो एसी सिग्नल फ्लो करने का जो मीन वैल्यू होगा, तो इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम के लिए, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल। और इसका मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म है आई एवरेज इक्वल्स टू 1/T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन ऑफ T1 to T2 आई dt। सेम है वी एवरेज के लिए। वी एवरेज का क्या होगा, वी एवरेज इक्वल्स टू 1/T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन ऑफ T1 to T2 फी dt। सेम है, खाली ये आई की जगह वी आ जाएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए भी, और साथ साथ वाइवा के लिए भी। आगे चलते हैं पीक फैक्टर की तरफ। पीक फैक्टर क्या होता है, उसका जो मैथमेटिकल पीक फैक्टर इज द रेशियो। पीक फैक्टर एक रेशियो है ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एसी सिग्नल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड है, मतलब जैसे कि मैंने एम्पलीट्यूड बताया था हम लोग वी में लेते, वोल्टेज में लेते, तो वी एम डिवाइड बाय आर एम एस वैल्यू, मतलब वी आर एम एस, वही दिया हुआ है वी एम अपॉन वी आर एम एस। ठीक है, तो ये हो गया पीक फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब वी एम टू आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी सिग्नल, आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी सिग्नल। ठीक है, अभी आगे है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी सिग्नल, मतलब वी आर एम एस। ठीक है, वी आर एम एस अपॉन एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी सिग्नल, मतलब वी एवरेज। ठीक है, जो हम लोग एवरेज वैल्यू में से जो कैलकुलेट करेंगे वी एवरेज, वही वैल्यू इधर पुट करना है, और जो हम लोग आर एम एस वैल्यू में से कैलकुलेट करेंगे वी आर एम एस, वो यहाँ पुट करना है, तो वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। इसी को हम लोग खाली डेफिनेशन में लिखना है। फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी सिग्नल। फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मतलब रेशियो मतलब ऊपर नीचे। ठीक है, रेशियो ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी सिग्नल, आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी सिग्नल टू एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी सिग्नल। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। हाँ, तो फेजर फॉर्म हम लोग ने पीछे भी पढ़ा था, अभी और एक बार देखते हैं फेजर फॉर्म क्या होता है। फेजर फॉर्म इज अ लाइन विच रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द लेंथ ऑफ लाइन और मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर इज आर एम एस वैल्यू ऑफ द सिग्नल, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रिकल मीटर आर डिजाइन टू मेजर आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी सिग्नल। क्योंकि इसमें जितने भी हम लोग ने मीटर्स, इलेक्ट्रिकल जो मीटर आए हैं मार्केट में, वो खाली आरएमएस वैल्यू मेजर करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए फेजर इज अ लाइन विच रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द लेंथ ऑफ द लाइन और मैग्नीट्यूड, द फेजर इज, मैग्नीट्यूड ऑफ फेजर इज आरएमएस वैल्यू ऑफ द सिग्नल, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रिकल मीटर्स आर डिजाइन टू बी मेजर आरएमएस वैल्यू ऑफ सिग्नल। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो देयर आर 4 फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट फेजर फॉर्म। फर्स्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, सेकेंड है पोलर फॉर्म, थर्ड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और फोर्थ है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हम लोग पूछ सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम लोग किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम लोग लिखते हैं वी बार,
एसी सिग्नल में हम लोग हर चीज़ के ऊपर बार लगाते हैं। आई रहेगा तो आई बार, आर रहेगा तो जेड बार लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, इन दिस फॉर्म फेजर इज रिप्रेजेंटेड एज वी बार इक्वल्स टू एक्स प्लस और माइनस जे वाई। ठीक है, वेयर एक्स इज अ रियल पार्ट ऑफ वी बार, वाई इज अ इमेजिनरी पार्ट, वाई इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ वी बार, और जे इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। मतलब आई जो है वो एक प्रकार से इमेजिनरी है, मतलब जो हम लोग ए प्लस आई बी, ए प्लस बी आई लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं ना ए प्लस बी आई, तो वैसे ही है, खाली हम लोग को जे पहले लगाना है इसमें। तो एक्स प्लस और माइनस जे वाई। पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, इन दिस फॉर्म फेजर इज रिप्रेजेंटेड एज वी बार इक्वल्स टू वी एट एन एंगल प्लस और -5। पोलर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं वी बार इक्वल्स टू वी एट एन एंगल प्लस और -5। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन दिस फॉर्म फेजर इज रिप्रेजेंटेड एज वी बार इक्वल्स टू वी इंटू ई रेस टू प्लस और माइनस j5। मतलब एक्सपोनेंशियल में हम लोग ई रेस टू लिखते हैं। ठीक है, ई रेस टू आई थीटा, तो वैसे ही है ई रेस टू प्लस और माइनस j5 प्लस ये हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं v को। ठीक है, जिसमें v रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ v बार, मतलब RMS वैल्यू ऑफ v बार। उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाई को कैसे लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस y बाय x। ठीक है, अभी हम लोग का फोर्थ फॉर्म क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हमारा ये है, इन दिस फॉर्म फेजर इज रिप्रेजेंटेड एज, यूलर्स फॉर्म में हम लोग ई प्लस और माइनस रेस टू आई थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। तो वैसे ही लिखना है, ई रेस टू प्लस और माइनस j5 की जगह पे हम लोग लिखेंगे v इंटू कॉस प्लस और माइनस आई साइन थीटा। आई की जगह j आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तो हम लोग का ये कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, और ये भी वाइवा में भी पूछ सकते हैं, और साथ साथ ये क्वेश्चंस में काम आते हैं। अगर हम लोग को कॉस थीटा दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं वी एम साइन थीटा ना, साइन ओमेगा टी प्लस 0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ साइन लिखते हैं। अगर ये साइन की जगह कॉस हो गया, तो अगर साइन की जगह कॉस आया तो हम लोग लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 0 प्लस 90। हम लोग थीटा जो है, हम लोग का थीटा यही है ना, फेज एंगल। फेज एंगल हमारा थीटा है, उसमें 90 डिग्री ऐड करेंगे तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके आगे अगर हम लोग को माइनस साइन में दिया रहेगा, तो हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे थीटा प्लस 180, उसमें एडिशन 180 करेंगे। अगर -90 दिया होगा, सपोज -90 दिया होगा, प्लस 180 करेंगे, -90 प्लस 180, जो आंसर आएगा वो। ठीक है, अभी हम लोग का थर्ड फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉस थीटा दिया रहेगा, तो साइन थीटा में 270 ऐड करने का। कैसे, अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो 90 ऐड करो, अगर माइनस साइन को साइन में कन्वर्ट करना है तो 180 ऐड करो, तो 90 प्लस 180 270 होता है। तो ये हो गया हम लोग का साइन थीटा प्लस 270। तो थीटा में 270 ऐड करोगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कॉस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो ये कुछ फॉर्मूला है। हम लोग जैसे इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करते हैं v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस और -5। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम लोग लिखते हैं वी एम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा लिखते हैं, और ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो है 2πf रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ओमेगा अपॉन 2π, मतलब फ्रीक्वेंसी इधर है, ये 2π नीचे जाएगा तो ओमेगा अपॉन 2π।
और फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखते हैं हर्ट्स में यूनिट। अभी RMS वैल्यू, अगर हम लोग को VRMS निकालना है, क्योंकि हम लोग को इंस्टेंटेनियस एंगल V में दिया हुआ है, तो हम लोग V में निकालेंगे। VRMS इक्वल्स टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन √2 V एवरेज वैल्यू। V एवरेज इक्वल्स टू 2/π इंटू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। फिर टाइम पीरियड निकालना है, अगर टाइम पीरियड बोला निकालने के लिए तो T इक्वल्स टू 1/f, मतलब f मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, f इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2π, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद रखिए, सम्स में भी काम आएंगे। ये कुछ बेसिक्स है जो हम लोग को AC सर्किट में लगने वाला है, और इसमें हम लोग के कुछ डेफिनेशंस भी है जो हम लोग को याद करने पड़ेंगे। इम्पीडेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है? जिगजैग लाइन। हाँ, जिगजैग लाइन को ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट फॉर फ्लो ऑफ AC करंट, फॉर फ्लो ऑफ AC करंट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट फॉर फ्लो ऑफ AC करंट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस, और उसका सिंबल है Z बार। मैंने बोला था R को हम लोग Z बार में डिनोट करते हैं AC सर्किट में, ठीक है। तो हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? R प्लस और माइनस JX। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, खाली यहाँ से यहाँ तक। वाइवा में खाली इतना ही पूछेंगे, और ये कुछ फॉर्मूला ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म पूछेंगे इम्पीडेंस का, तो Z बार इक्वल्स टू R प्लस और माइनस JX, और उसका यूनिट है ओम, ठीक है। पोलर फॉर्म में पूछे अगर इम्पीडेंस, तो Z बार इक्वल्स टू Z एट एन एंगल प्लस और माइनस फाइव, ठीक है। तो आगे चलते हैं। रिएक्टेंस हम लोग का सेकंड है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस विच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज रिएक्टेंस। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो अगर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है तो उसे कहते हैं रिएक्टेंस। उसका भी यूनिट ओम होता है, और उसमें दो टाइप के रिएक्टेंस होते हैं। जैसे कि अभी हम लोग का पहला रिएक्टेंस कौन सा है? पहला रिएक्टेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और सेकंड है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर फॉर फ्लो ऑफ AC करंट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका यूनिट है ओम। मैथमेटिकली इसको कैसे करते हैं? एक्सेल का फॉर्मूला है, एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा L, और ओमेगा का फॉर्मूला है 2πf इंटू L। तो यही सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा L इक्वल्स टू 2πf इंटू L, ठीक है। आगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर फॉर फ्लो ऑफ AC करंट इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसका भी यूनिट ओम है। मतलब जिस रेजिस्टेंस में से कैपेसिटर ऑफर्ड बाय द सर्किट बाय कैपेसिटर फॉर फ्लो ऑफ AC करंट, मतलब अगर कैपेसिटर में से AC करंट पास करेंगे तो वो सर्किट को हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और उसका यूनिट ओम होता है मैथमेटिकली XC इक्वल्स टू 1/ωc, ये उसका फॉर्मूला है XC का, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला है 2πf इंटू C, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स हैं जो हम लोग को AC सर्किट में काम आएंगे। जैसे कि हम लोग रेजिस्टर देखते हैं। रेजिस्टर कैसा होता है? ये रेजिस्टर हो गया, ये इंडक्टर हो गया, और ये कैपेसिटर हो गया। ये तीनों सर्किट है, ठीक है, एलिमेंट से मतलब। तो रेजिस्टर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेजिस्टर को हम लोग, उसका यूनिट है ओम, ठीक है। और करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर इज, जो करंट उसमें से फ्लो कर रहा है उसको क्या लिखते हैं? I इक्वल्स टू V/R, उसको V/R से डिनोट करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडक्टर। इंडक्टर का सिंबल मैंने जैसे बताया, वायर को एक कॉल करेंगे
तो वो इंडक्टर बनता है, उसका यूनिट है हेनरी। करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज I इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। ये हो गया दूसरा। फिर कैपेसिटर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज I इक्वल्स टू C dV/dt। इसका यूनिट फेरेड होता है और सिंबल जैसे कि बताया। ये तीसरा हो गया। हाँ, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। Z बार इन रेक्टेंगुलर फॉर्म फॉर रेजिस्टर R होता है, फॉर इंडक्टर प्लस JXL, फॉर कैपेसिटर माइनस JXC। और अगर मैग्नीट्यूड पूछा है, Z बार पूछा है, तो R होता है, Z फॉर इंडक्टर होता है XL, Z फॉर कैपेसिटर होता है XC। और XL का फॉर्मूला जैसे कि बताया था ω/L होता है, XC का 1/ωc। और रेजिस्टर में जो पावर फैक्टर है, मतलब जो पावर खराब हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है, पावर फैक्टर, वो 1 दिया हुआ है। पावर फैक्टर 1 मतलब 100% होता है। ठीक है, ये 100% पावर लॉस हो रहा है इसमें। ठीक है, और इसका फेजर डायग्राम कैसा होता है? इन फेज होता है। क्या होता है? इन फेज। और इसमें क्या होता है? इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर का तो Z बार प्लस JXL, ZXL, और उसका फॉर्मूला है ω/L। पावर फैक्टर 0 मतलब 0% पावर लैगिंग है। ठीक है, 0% पावर लॉस है। और ये लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ये 90 डिग्री बिहाइंड रहता है। ठीक है, 90 डिग्री से पीछे रहता है। और कैपेसिटर का क्या? माइनस JXC। Z बार फॉर कैपेसिटर माइनस JXC, और Z फॉर कैपेसिटर XC, और उसका फॉर्मूला है 1/ωc। और पावर फैक्टर इसका होता है 0, पर ये लीडिंग में होता है, मतलब आगे होता है। किसके आगे होता है? वोल्टेज के आगे होता है। इसमें वोल्टेज के पीछे होता है, क्योंकि फेजर इज अ लाइन विच रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जो इस तरफ जाएगा वही पॉजिटिव होगा, मतलब वही आगे जा रहा है। पर अभी ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आई पीछे है तो लैगिंग है। ठीक है, और कैपेसिटर में आई आगे होता है वेलोसिटी के। ठीक है, वोल्टेज के आगे होता है, सॉरी वेलोसिटी बोला, वोल्टेज के आगे करंट होता है कैपेसिटर में, तो वो 90 डिग्री से अहेड होता है। ठीक है, तो आगे चलते। और ये कुछ टाइप्स ऑफ पावर है एसी में। फर्स्ट है एक्टिव पावर, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। द पावर प्रेजेंट इन रेजिस्टर इज कॉल्ड एज एक्टिव पावर P इक्वल्स टू I²R। इसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू I²R, और इसका यूनिट है वैट, और जिसको यूनिट को हम लोग डिनोट करते हैं W। ठीक है, सेकेंड है पावर रिएक्टिव। हम लोग का ये थर्ड पावर जो है वो है अपेरेंट पावर S। अपेरेंट पावर S क्या होता है? द पावर प्रेजेंट इन इम्पीडेंस Z इज कॉल्ड अपेरेंट पावर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल्स टू I²Z, यूनिट VA, मतलब वोल्ट एम्पियर। ठीक है, हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट है रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट क्या होता है? द सर्किट इन विच कॉइल एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड either in series or in parallel is called as resonance circuit. Depending upon connection of coil and capacitor, there are only two types of resonance. हाँ, तो the circuit in which coil and capacitor are connected, मतलब coil और capacitor either connected in parallel or in series is called as resonance circuit. मतलब अगर वो सीरीज में कनेक्ट हो या फिर पैरेलल में कनेक्ट हो, दोनों में वो रेजोनेंस सर्किट होता है। डिपेंडिंग अपॉन कनेक्शन ऑफ कॉइल एंड कैपेसिटर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस सर्किट। एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट, उसका डेफिनेशन इन कॉइल एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब कॉइल जो है रेजिस्टेंस और इंडक्टर का जो ये है क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन, उसको कॉइल बोलते हैं। वो सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर के साथ, तो उसको सीरीज रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। और जो सर्किट
पैरेलल में कनेक्ट हो, मतलब कॉइल के पैरेलल में जो कैपेसिटर कनेक्टेड है उसको बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। हाँ, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा हो एफ हो। एट रेजोनेंस सर्किट will behave like pure resistance, that is imaginary part of z bar is equals to 0, मतलब xl minus xc equals to 0, therefore xl is equals to xc. Bandwidth, the range of frequency over which the power delivered to the circuit is greater than or equals to the half of the maximum power is called as bandwidth। मतलब जैसे द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच द पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट इज कॉल्ड एज इज ग्रेटर। टॉपिक है डायनेमिक इम्पीडेंस, द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एज रेजोनेंट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायनेमिक इम्पीडेंस। ZD लिखते हैं उसको, डिनोट करते समय उसको ZD में डिनोट करते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग थर्ड चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट है उसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ। इट स्टेट्स दैट व्हेन एवर करंट विल फ्लो थ्रू अ कॉइल, मतलब जब करंट फ्लो करता है कॉइल से, मतलब जो कॉइल क्या होता है, एक वायर को वाउंड करेंगे तो उसको कॉइल बनता है। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन एवर करंट विल फ्लो थ्रू अ कॉइल देन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई विल बी इंड्यूस्ड इन इट, मतलब फिर उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इंड्यूस होता है। जैसे कि ये इंड्यूस हो रहा है, ये जो सिग्नल को कट कर रहा है इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, जो कट हो रहा है। ठीक है, अभी फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट वेन एवर अ कॉइल कट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स, then an EMF will be induced in it. It states that whenever a coil cuts magnetic flux, then an EMF will be induced in it। और वो जो EMF को हम लोग E जो डिनोट करते हैं, वो E का फॉर्मूला है -N/dt, और E इक्वल्स टू EMF और वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, और इसका सिंबल है ऐसा। जैसे कि मैंने बताया, इट स्टेट्स दैट व्हेन एवर अ कॉइल कट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कट हो रहा है, ठीक है, देन एन EMF विल बी इंड्यूस्ड इन इट, ये EMF इंड्यूस होगा, जो ये कट कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो EMF इंड्यूस होगा, और जिसका फॉर्मूला मैंने बताया N-N/dt। तो ये हो गया, ये कुछ डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन थ्री फेज सर्किट। पहला है फेज करंट, IPH। फेज करंट क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, करंट फ्लोइंग द कॉइल, और करंट फ्लोइंग थ्रू द फेज, करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल और करंट फ्लोइंग थ्रू द फेज इम्पीडेंस ZPH इज कॉल्ड एज फेज करंट। मतलब जो करंट कॉइल से पास हो रहा है, या फिर जो करंट ZPH से पास हो रहा है, जो हम लोग का थ्री फेज कनेक्टेड सिस्टम होता है RYB का, वो जिसमें जो ZPH में जो करंट पास होता है उसको बोलते हैं हम लोग फेज करंट। जो हम लोग के घर में जो करंट आता है उसी को बोलते हैं फेज करंट। और उसके बाद फेज वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल और वोल्टेज अक्रॉस फेज इम्पीडेंस इज कॉल्ड एज फेज वोल्टेज। मतलब जो वोल्टेज हम लोग के इम्पीडेंस में आ रहा है, इम्पीडेंस मतलब किधर होता है, कॉइल होता है जो होता है पावर स्टेशन में, और हम लोग के घर में जो होता है वो इम्पीडेंस होता है, मतलब Z बार। ठीक है, तो जो Z बार से जो, या फिर जो कॉइल से जो वोल्टेज पास हो रहा है उसको बोलेंगे फेज वोल्टेज। उसके बाद है लाइन करंट। लाइन करंट क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, मतलब जो लाइन पावर स्टेशन से लेके जो लाइन हम लोग के घर तक आती है, वो लाइन में जो करंट होता है उसी को बोलते हैं लाइन करंट। करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन इज कॉल्ड एज लाइन करंट। उसके बाद फोर्थ है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज क्या होता है, द वोल्टेज प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन। जैसे दो लाइन है हम लोग का, एक R है, एक Y है, एक B है, तीन लाइन होती है हम लोग की RYB। तो ये जो लाइन है, ये दोनों के बीच का जो ये है क्या बोलते हैं, ये द वोल्टेज प्रेजेंट बिटवीन द टू डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन। जो वोल्टेज प्रेजेंट है ये दोनों ये
दोनों ट्रांसमिशन लाइन के बीच में, उसी को बोलते हैं VL। VL मतलब क्या होता है? लाइन वोल्टेज। ठीक है, अभी उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है हम लोग का 3 फेस कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम कैसा होता है। यह है हम लोग का 3 फेस बैलेंस कनेक्टेड सिस्टम। इसे देख लीजिए, हो सकता है ये भी हम आप लोगों को वाइवा में बनाने को बोल सकते हैं, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए। तो हम लोग का जो डिफरेंस बिटवीन है डेल्टा और स्टार कनेक्टेड सिस्टम में, इसमें करंट में जो स्टार कनेक्टेड में है IL इक्वल्स टू IPH होता है, और इसमें डेल्टा कनेक्टेड में IL इक्वल्स टू √3 IPH होता है। VL इक्वल्स टू √3 VPH होता है स्टार कनेक्टेड में, और डेल्टा कनेक्टेड में VL इक्वल्स टू VPH होता है। फेज इम्पीडेंस में Z इक्वल्स टू Z डेल्टा अपॉन 3 होता है, और इसमें Z डेल्टा इक्वल्स टू 3 इंटू Z स्टार। ये स्टार कनेक्टेड है और ये डेल्टा कनेक्टेड है, तो स्टार Z स्टार इज इक्वल्स टू Z डेल्टा अपॉन 3, Z डेल्टा इक्वल्स टू 3 इंटू Z स्टार। ठीक है, उसके बाद है पावर का, पावर P ऑफ स्टार इज इक्वल्स टू P ऑफ डेल्टा अपॉन 3, P ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 3 इंटू P ऑफ स्टार। फिर नेम ऑफ द सिस्टम 3 फेस 4 वायर सिस्टम, 3 फेस 3 वायर सिस्टम, मतलब इसमें 3 वायर रखता है, इसमें 4 वायर लगता है। एप्लीकेशन डोमेस्टिक पर्पस, स्टार कनेक्टेड घर में रहता है, और डेल्टा कनेक्टेड बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में काम आता है। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग का लास्ट टॉपिक है जो है वैट मीटर। वैट मीटर क्या होता है? वैट मीटर इज यूज टू मेजर एक्टिव पावर P, और जिसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VI cos phi, और ये उसका सिंबल है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, एक कॉइल होता है, एक उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, और इसी को बोलते हैं वोल्टेज कॉइल, और इसको बोलते हैं करंट कॉइल, जिसको CC बोलते हैं, और इसको VC बोलते हैं। इन मैकेनिकल टर्म प्रेशर कॉइल, इसको प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट टॉपिक। तो आज के लिए फिर से थैंक यू एंड बाय बाय।